हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। एंड इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का कंसेप्ट। सो मटेरियल कॉस्टिंग का कंसेप्ट बेसिकली हमारा है कि हमें कितना हमारे पास मटेरियल, हम कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करें, कितना हमारा मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, कितना मैक्सिमम, कितना एवरेज स्टॉक, मतलब ये सब बातें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप अपना स्टडी मेट से कवर कर सकते हैं। मैं इस क्लासेस में जो कवर करने वाला हूँ क्लासेस में वो होंगे, मेनली फोकस होगा प्रैक्टिकल पोर्शन पे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन पे ही हमारा अल्टीमेटली जितने भी क्लासेस रहेंगे ऑलमोस्ट सब में प्रैक्टिकल पे ही फोकस रहने वाला है। तो ये क्लासेस जो हैं वो बेनिफिशियल रहेंगी सीए के स्टूडेंट्स के लिए जो सीए इंटर में है, एंड सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के लिए। तो मैं जो इसमें स्टडी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ सीएमए इंटर का स्टडी मटेरियल सिलेबस 2022 का। एंड ये कंसेप्ट टोटली एप्लीकेबल रहेगा सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो चलिए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। देखिए, सारे जितने भी कंसेप्ट होंगे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या चीज़ है, ये सब हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू ही समझेंगे। तो डायरेक्टली हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इलस्ट्रेशंस के थ्रू ही हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपका थियोरेटिकल पोर्शन है वो अपने स्टडी मैट से देख सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं बनाया हुआ है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है सिलेबस 2022 काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, तो उससे आप इजीली अपना थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल पे फोकस करूँगा क्योंकि कोस्टिंग एज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे मेरी स्टोरेज की कॉस्ट और मेरी ऑर्डरिंग की कॉस्ट सबसे कम होती है। देखिए, अगर मैं कोई भी रॉ मटेरियल को जब मैं ऑर्डर करता हूँ या सॉरी रॉ मटेरियल को परचेज करता हूँ, तो मेरी एक तो स्टोरेज कॉस्ट लगती है और एक मेरी लगती है उसको ऑर्डर करने की कॉस्ट, विच इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मुझे इतनी क्वांटिटी निकालनी है कि मुझे एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है जहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम हो। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का। सो उस फॉर्मूले के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, आपको यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको ई ओ क्यू निकालना है और साथ में आपको बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन ईयर। बताओ आप एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। क्वेश्चन में बताया कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जो है हमारे वो है 10,000 kg, वो भी पर एनम है। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो पर ऑर्डर जो कॉस्ट है वो 50 है, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए 50 रुपीज़ की कॉस्ट लगती है। एंड जो कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब ये मेरा परचेज प्राइस है, तो ये मेरा आएगा परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस जो है वो है 2 रुपीज़ का पर केजी। एंड स्टोरेज कॉस्ट जो है वो 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो मतलब जब मैं अपने रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज किया, जब मैं उसको अपने गोडाउन वगैरह में स्टोर करूँगा, तो उस पर 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट आएगी। मतलब जितना मैं टोटल इन्वेंट्री परचेज करूँगा, तो टोटल परचेज कॉस्ट का 8% मेरी आएगी उसको स्टोरेज की कॉस्ट। तो इतनी मेरी स्टोरेज कॉस्ट आती है। देखिए, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कंसेप्ट को इस इलस्ट्रेशंस के थ्रू। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये है ICMAI स्टडी मटेरियल। एंड सेम कंसेप्ट रहेगा आपका CA इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो EOQ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट 2AOC। ये आपका फॉर्मूला है EOQ निकालने का। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है? ए हमारा है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। देन ओ जो है आपका वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट
पर ऑर्डर, एंड जो सी है आपका वो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपको जो सारी कॉस्ट है वो इसी ऑर्डर में ही चाहिए, तब आपका ये फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर देगा। आपको रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो एनुअल चाहिए, पर ऑर्डर की कॉस्ट चाहिए आपको, और जो आपको कैरिंग कॉस्ट है वो पर यूनिट भी चाहिए एंड पर एनम भी चाहिए। पर यूनिट के साथ आपको पर एनम की कॉस्ट भी चाहिए। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि रिक्वायरमेंट एनुअल लेनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पर ऑर्डर लेना है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लेना है आपको, तब ये फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर देगा। अदरवाइज अगर इस फॉर्मेट में आपका जो आप डाटा को पुट नहीं करेंगे इस फॉर्मूला में, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आपको इसी फॉर्मेट में इसमें डाटा को पुट करना है। देखिए, तो आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसमें क्या बोलते हैं, तो कंजम्पशन पर एनम मुझे दी हुई है, तो मुझे क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, वो भी पर एनम, पर एनम दिया हुआ है 10,000 kgs, एंड मुझे ओ दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 50, एंड मुझे जो सी दिया हुआ है विच इज़ कैरिंग कॉस्ट, तो मुझे कैरिंग कॉस्ट जो दी हुई है वो ये है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। सॉरी, तो मुझे कैरिंग कॉस्ट चाहिए पर यूनिट पर एनम। तो मुझे कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस 2 रुपीज़ है पर यूनिट, तो मतलब 2 रुपीज़ पर यूनिट तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब पर यूनिट का तो मुझे मिल गया, इनटू, अब ये बोलता है 8% मेरी एवरेज इन्वेंट्री है, तो मतलब मैं जितना परचेज करूंगा, जितनी मेरी टोटल कॉस्ट होगी परचेज की, उसके ऊपर मुझे 8% का स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ेगा। तो अगर मेरी एक यूनिट की परचेज कॉस्ट 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसके ऊपर मुझे 8% देना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये 0.16 पर यूनिट पर एनम, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं लिखा ये 8% क्या है, तो हम इसे मानेंगे 8% पर एनम। सो हमेशा जब आपको कैरिंग कॉस्ट निकालनी होगी, तो आप देखेंगे पर यूनिट क्या कॉस्ट बनती है, परचेज प्राइस, पर यूनिट परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो वो आपका निकल आएगा कि एक यूनिट को स्टोर करने के लिए कितना खर्चा लगेगा। तो 2 रुपये पर यूनिट परचेज प्राइस है, एक यूनिट को स्टोर करने के लिए 8% लगता है, तो 0.16 पर यूनिट लगेगा एक यूनिट को स्टोर करने के लिए। तो अभी हम इसका फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, अंडर रूट 2, ये हमारा आ जाएगा 10,000 kg इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50 रुपीज़ पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 0.16। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 2 × 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 0.16 एंड इसका अंडर रूट, तो ये आंसर आएगा आपका 2,500 यूनिट्स। तो इसका मतलब 2,500 यूनिट्स के ऊपर मेरी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आएगी, मतलब मुझे 2,500 यूनिट्स परचेज करने चाहिए सिंगल टाइम में। मतलब मुझे एक ऑर्डर जो देना पड़ेगा, जब मैं मेरे सप्लायर से बोलूँगा तो उसे मैं बोलूँगा कि मेरे को 2,500 यूनिट्स चाहिए एक सिंगल लोट में, तो मुझे वो 2,500 यूनिट सप्लाई करेगा एक बार में, तो 2,500 यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट आएगी सबसे कम। नाउ अब पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है क्वेश्चन, ये था पॉइंट नंबर ए कि मुझे ईओक्यू निकालना था। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, आपको एक साल में 10,000 kg परचेज करना है, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 10,000, और आप एक बार में 2,500 यूनिट्स मंगाएंगे। तो अगर 10,000 यूनिट्स पूरे साल की रिक्वायरमेंट है और एक बार में आप 2,500 यूनिट्स बनाएंगे, तो आप पूरे साल में 4 ऑर्डर्स देंगे। आप सप्लायर को कितने 4 ऑर्डर्स देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन ने कुछ हमसे मांगा नहीं था, जस्ट हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 होता है कंप्लीट।
एंड प्लस अगर आप इसमें एक एडिशनल चीज़ निकालना चाहें तो आप वो निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब है कितने टाइम के बाद आप एक ऑर्डर देंगे। तो अगर मैं इसको बात करूं मंथ्स में, पूरे साल में होते हैं 12 मंथ्स और आप देंगे पूरे साल में 4 ऑर्डर, तो आप हर 3 मंथ्स पे एक ऑर्डर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मंथ हो गई 3 मंथ्स कि हर 3 महीने पे आप एक ऑर्डर देंगे और साल में 4 ऑर्डर्स। और सिमिलरली अगर आपको इसको डेज में चाहिए, आपको इसको नंबर ऑफ डेज में चाहिए, तो पूरे साल में 365 डेज होते हैं। और आपको टोटल ऑर्डर देने वो देने पूरे साल में 4, तो आपका इंटरवल आएगा 91.25 डेज, विच इज इक्वल टू अप्रॉक्स 3 मंथ्स। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड इज ऑल्सो फॉर EOQ। देखिए द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल इज 18,250 यूनिट। तो एनुअल कंजम्पशन मुझे दे दी, उसका परचेज प्राइस दे दिया 36.50 रुपीज़ पर यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 36.5। जो उसकी स्टोरेज कॉस्ट है वो है 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50 रुपीज़। हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज, सेम जैसा हमने भी सोल्व किया सेम वही क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हैं इसे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AOC 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी मेरी 18,250 यूनिट्स, तो 18,250 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50 रुपीज़, 50 डिवाइड बाय व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट इज 20%। तो परचेज प्राइस था 36.5, तो 36.5 का 20%, 36.5 का 20% विच इज 7.3। सो डिवाइड बाय 7.30। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आएंगे 18,250 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 7.3 एंड इसका अंडर रूट विच इज़ 500 यूनिट्स। अब अगर आप इसमें निकालना चाहें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि मेरे पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी 18,250 यूनिट्स एंड एट अ सिंगल टाइम मैं 500 यूनिट्स मंगाऊंगा। तो 18,250 डिवाइड बाई 500, तो 36.5 ऑर्डर्स। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कंप्लीट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में नया कंसेप्ट आया कि रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल आपका होता है कि कौन से लेवल पे, मतलब जो आपका स्टॉक कितने लेवल पे पहुंच जाए। मतलब मान के चलो ये पूरा आपका एक स्टोरेज है, अब जो भी आप मटेरियल लेके आते हो वो इसके अंदर डालते हो। अब आपका जो स्टोरेज है, मतलब जो आपका जो मटेरियल कितना किस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको मान लीजिए यहाँ पे कि आपको ऑर्डर दे देना है, ऑर्डर प्लेस। मान लीजिए आपका 10,000 यूनिट्स का टोटल कैपेसिटी है और मान लीजिए ये यहाँ पे पहुँचता है 4,000 यूनिट्स पे। तो मैंने अपने यहाँ पॉलिसी सेट की हुई है कि जैसे ही हम 4,000 यूनिट्स पे पहुँचेंगे हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो री ऑर्डर लेवल यही निकालना है कि कौन से लेवल पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये तो बेसिक, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है वो देखते हैं। मिनिमम लेवल का मतलब है कि इस टोटल स्टोरेज में आपको कितना लेवल हर टाइम मेंटेन करके चलना है ताकि आपकी प्रोडक्शन ना रुके।
मैं मान के चल रहा हूँ कि 2000 यूनिट्स तो मुझे हर टाइम मेंटेन करके, मिनिमम इतनी तो मेंटेन करके चलनी ही चलनी है, ताकि मेरी प्रोडक्शन चलती रहे, प्रोडक्शन ना रुके। मतलब जैसे ही मैं मिनिमम लेवल पे पहुंचूंगा और मेरा स्टॉक जो है वापस से, अब मैं उसको स्टॉक को दोबारा से भर दूंगा, मैं उसको रीफिल कर दूंगा मेरे स्टॉक को। तो मतलब मिनिमम लेवल ऐसा लेवल कि जहाँ पे मेरी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना यूनिट्स तो मैं मेंटेन करके चलूंगा ही चलूंगा अपने गोडाउन में। उसके बाद मैक्सिमम लेवल, कितना लेवल मुझे मैक्सिमम मेंटेन करना है अपने गोडाउन में, कितना मैक्सिमम स्टॉक मैं अपने पास रखना चाह रहा हूँ। और एवरेज स्टॉक लेवल, कितना मैं मिनिमम रख रहा हूँ, कितना मैं मैक्सिमम रख रहा हूँ, उसका बीच का होता है वो एवरेज होता है। चलिए इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम देखते हैं। नाउ अब हम कवर करेंगे हमारे फॉर्मूलाज। अभी तक हमने देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब हम कवर करने वाले हैं फॉर्मूलाज। नाउ सो नंबर 1 जो फॉर्मूला होगा हमारा, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इसका मतलब है मैक्सिमम हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में, और मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है मटेरियल को हमारे गोडाउन तक पहुंचने में जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो वो मेरा री ऑर्डर लेवल है। नाउ नेक्स्ट, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है री ऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। सो मिनिमम लेवल में होता है ये वाला री ऑर्डर लेवल, प्लस मैं मिनिमम कितने, मतलब नॉर्मल एवरेज पर डे कितनी कंजम्पशन कर देता हूँ, और नॉर्मल एवरेज मटेरियल को पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है मेरे गोडाउन तक। अब ये सारे फॉर्मूले जब हम हमारे इलस्ट्रेशंस में लगाएंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए जस्ट इनको नोट डाउन कर लेंगे। देन मैक्सिमम लेवल, एंड मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, नॉर्मल को हम एवरेज भी बोल देते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन या फिर एवरेज कंजम्पशन दोनों एक ही बात होगी। नॉर्मल लीड टाइम या फिर एवरेज लीड टाइम दोनों एक ही बात होगी। ना मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी, बेसिकली ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट आप फॉर्मूला जब लिखेंगे तो आप इसको री ऑर्डर क्वांटिटी ही लिखेंगे, और बेसिकली री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। नाउ नेक्स्ट, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का होता है मिनिमम लेवल, कि मतलब मिनिमम इतना मेंटेन करना है, प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, मटेरियल कॉस्टिंग में। एक हमारा और लेवल होता है, वो होता है हमारा डेंजर लेवल। मतलब डेंजर लेवल मतलब उस पे प्रोडक्शन, मतलब जैसे डेंजर लेवल हम अचीव कर लेंगे तो उस पे कैसे भी करके हमें मटेरियल को दोबारा से रीस्टॉक करना है, दोबारा से हमें मटेरियल परचेज करके कैसे भी करके हमारे गोडाउन में डालना है। अगर डेंजर लेवल पे पहुंच गए तो इसका मतलब कुछ ही दिन का मटेरियल बचा, अगर मटेरियल नहीं आया तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। डेंजर लेवल जैसे हमारा इलस्ट्रेशन आएगा हम उसके साथ देखेंगे। नाउ अभी हम देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में द कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलो। दो कंपोनेंट्स की बात की गई है अब यहाँ। नॉर्मल यूसेज मतलब एवरेज, एवरेज हम 300 यूनिट पर वीक ईच का हम यूज़ कर देते हैं, मतलब 300 यूनिट हम अपने प्रोडक्शन में डाल देते हैं। मैक्सिमम हम 450 यूनिट यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम यूसेज 150 यूनिट्स, मतलब मिनिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम कंजम्पशन की डिटेल दी हुई है। रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया हुआ मुझे निकाल के, और रीऑर्डर पीरियड भी दिया हुआ मुझे निकाल के। तो अब मुझे यहाँ से निकालना आपका रीऑर्डर लेवल। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसका हम पहले निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कितना कंज्यूम हो रहा है? मैक्सिमम यूसेज 450 यूनिट्स ईच। तो हम पहले निकालेंगे ए के लिए 450 यूनिट्स एंड मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम होता है ये रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। तो ये 4 to 6 दिया हुआ है, मतलब 4 मिनिमम और 6 मैक्सिमम, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2, और तो एवरेज आ जाएगा यहाँ 5। सिमिलरली बी के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, और एवरेज कितना आ जाएगा? 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो अब मैक्सिमम कितना है? 6 एंड 4। तो ए के लिए मैक्सिमम है 6, एंड बी के लिए जब निकालेंगे हम तो मैक्सिमम कंजम्पशन बी के लिए भी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के लिए दिया हुआ 450, और मैक्सिमम लीड टाइम बी का है 4। तो 4, सो 450 इंटू 6, तो ये हमारा आ गया रीऑर्डर लेवल कि 2700 यूनिट्स पे जैसा ही हमारा गोडाउन में 2700 यूनिट्स बचेंगी हम दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और बी के लिए 1800 यूनिट्स पे। नाउ सेकंड क्या बोला हमसे? मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस, ये हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस लिखा है ना, इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस आएगा। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन टू नॉर्मल लीड टाइम। ये यहाँ पे माय मिनिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल माइनस में, रीऑर्डर लेवल के बाद माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, बाय मिस्टेक प्लस लिखा गया था वो। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। एवरेज कंजम्पशन को हम बोल देते हैं नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज टाइम को हम बोल देते हैं नॉर्मल टाइम। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो दोनों सही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ए के लिए रीऑर्डर लेवल कितना था? रीऑर्डर लेवल था 2700 यूनिट्स का, माइनस ए की एवरेज कंजम्पशन कितनी थी?
ए की जो नॉर्मल यूसेज ये रही, नॉर्मल यूसेज 300 यूनिट्स दोनों के लिए, तो 300 यूनिट्स इंटू एवरेज टाइम कितना है, तो ए के लिए 4 प्लस एवरेज टाइम था 5। सिमिलरली बी के लिए कितना है, रीऑर्डर लेवल आपका 1800 माइनस एवरेज कितना कंज्यूम हुआ, दोनों के लिए 300 था और एवरेज टाइम था इसके लिए 3। नाउ 300 इंटू 5 1500, 2700 माइनस 1500, ये आएगा आपका 1200 यूनिट्स एंड 300 इंटू 3 दैट इज 900, 1800 माइनस 900, 900 यूनिट्स। तो ये आएगा आपका मिनिमम लेवल कि मिनिमम आपको इतना मेंटेन करके चलना है स्टॉक। देन नेक्स्ट होगा हमारा मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम के केस में मिनिमम है और मिनिमम के केस में एवरेज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ ए के लिए रीऑर्डर लेवल कितना था, 2700 यूनिट्स का, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमें निकाल के दी हुई है ये रही, ए के लिए 2400 माइनस ए की मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 150, दोनों के लिए 150 यूनिट्स है, मिनिमम 150 यूनिट्स ईच एंड मिनिमम टाइम कितना बनता है 4। बी का था 1800 प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी जो थी वो थी 3600, दोनों के लिए एवरेज था 150, सॉरी मिनिमम था 150 इंटू मिनिमम टाइम कितना था 2। नाउ 150 इंटू 4 which is 600, 2700 plus 2400 minus 600 which is 4500 units. Now 1800 plus 3600 minus 300, 5100 units. Now नेक्स्ट हमसे मांगा हुआ था एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल का, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। और जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो किसी किसी सिचुएशन में यूज़ होगा, वो हम आगे देखेंगे इलस्ट्रेशंस में। मिनिमम लेवल 99% तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मिनिमम लेवल क्या निकल के आया था ए के लिए, ए का मिनिमम लेवल था 1200 यूनिट्स, 1200 प्लस ए का मैक्सिमम था 4500 डिवाइड बाय 2 एंड जो बी के लिए निकल के आएगा, बी का मिनिमम कितना था 900 यूनिट्स प्लस बी का मैक्सिमम था 5100 यूनिट्स डिवाइड बाय 2। तो 1200 प्लस 4500 डिवाइड बाय 2 which is 2850 units and similarly for B 900 plus 5100 divided by 2 which is 3000 units। ये हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। देखिए हमने क्या निकाला यहाँ पे, ये चार तो निकलेंगे हर केस में, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज।
तो इनके तो आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, और याद करना इतना कोई टेक्निकल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप एक या दो इलस्ट्रेशंस को सोल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएंगे। सो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मिनिमम इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज एवरेज, मैक्सिमम इज रीऑर्डर लेवल जो हमारा मिनिमम था वही वाला ये आया, प्लस प्लस इसके अंदर रीऑर्डर क्वांटिटी एक ऐड हो गया, और माइनस मैक्सिमम के लिए मिनिमम मिनिमम, एवरेज के लिए क्या है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। नाउ illustration number 3 complete. Now illustration number 4. Compute the inventory turnover ratio from the following: opening stock दिया, closing stock दिया, material consumed। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो यहीं कर लेंगे हम, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ मुझे खुद से निकाल के दिया हुआ कि मटेरियल कंज्यूम है 78,000 का, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग कितनी है 10,000, क्लोजिंग कितनी है 16,000। तो 10,000 प्लस 16,000 इज 26,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 13,000। तो कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ और एवरेज इन्वेंट्री, तो 78,000 डिवाइड बाय 13,000, तो ये आएगा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कितनी जल्दी हमारा इन्वेंट्री हमारा स्टॉक में जो है, जो हमारा स्टॉक है वो फ्लो कर रहा है, कितनी जल्दी हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा इन्वेंट्री जो हम अपने पास रख रहे हैं उसका कितना टाइम से हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब हम देखा जाए तो जितना हमारा इन्वेंट्री हम हमारे स्टॉक गोडाउन में रख रहे हैं, एवरेज जो इन्वेंट्री रख रहे हैं उसका 6 टाइम्स हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। ये तो अच्छा है, मतलब जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उतना अच्छा है, और जितना कम लेबर टर्नओवर रेशियो होगा उतना अच्छा है। लेबर टर्नओवर का हम बाद में देखेंगे, प्लस हम अभी फोकस करेंगे मटेरियल टर्नओवर पे सिर्फ। ना अब ये आपके दिए हुए हैं, आपको निकालना है इनका स्टॉक लेजर प्रिपेयर करना है, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम जितने भी हमारे ये जो क्वेश्चन हमारे पास में नॉर्मल लेवल, मिनिमम लेवल, ईओक्यू वगैरह ये सब देखते हैं, ये हम लास्ट में देखते हैं। इनमें आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है पूरी, ये ऐसे स्टॉक लेजर बनाना पड़ता है आपको। इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास। तो उन मेथड्स के बेस पे हमें इनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो हम देखते हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनके बाद देखते हैं हम। नाउ देखिए हमारे पास एक इलस्ट्रेशन नंबर 12। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलो। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है दोनों का 50 पर वीक ईच, मतलब एवरेज। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है, मिनिमम यूसेज दिया हुआ है, रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज निकालना है। ये तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम सिमिलर जैसा हमने किया। इसको आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल लिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स की है। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम जो हमारी कंपनी की पॉलिसी, हम 36,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट हम 6 बार में मंगाते हैं। ₹1 पर यूनिट की कॉस्ट है परचेज कॉस्ट, ₹25 ऑर्डर करने की कॉस्ट लगती है, 20% लगती है कैरिंग कॉस्ट। अभी हम ये वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इसमें बताओ क्या कॉस्ट आ रही होगी। और अगर हम अपने इस मेथड को जो भी हम फॉलो कर रहे हैं इसको अगर हम ईओक्यू से शिफ्ट कर दें तो कितनी कॉस्ट में हम सेविंग कर सकते हैं। ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13, ICMA स्टडी मटेरियल। नो, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या कॉस्ट आती है।
तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अब देखिए हम प्रॉपर स्टेटमेंट बना के काम करेंगे। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। आप भी कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉपर जो आप फॉर्मेट में काम कर रहे हैं वो आपको माइंड में रहेगा कि इस फॉर्मेट में किया हुआ है, तो आपको ईजी रहेगा करने में। वरना आप एकदम से रफ में यहाँ पे करके और एकदम से फेयर में करने की कोशिश करेंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो पहले परचेज कॉस्ट। देखो, हम मैं मटेरियल को क्या परचेज कर रहा हूँ, अभी पूरे साल की रिक्वायरमेंट है मेरी 36,000। तो ये तो मुझे परचेज करनी ही करनी है, वो भी 1 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो ये मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, 36,000। नाउ इसके अलावा मुझे करनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट भी। तो अगर मैं साल में 36,000 यूनिट्स को मैं अगर मान लो परचेज करता हूँ, बल्कि 36 भी नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ था कि मैं जो परचेज करूँगा वो करूँगा 6 इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसका मतलब अगर मैं 6 इंस्टॉलमेंट परचेज करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 6। मैं 6 टाइम मंगाऊंगा और एक ऑर्डर को कॉस्ट करने की कॉस्ट लगती है 25। तो 6 × 25, ये आएगा 150 ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब देखिए अगर मैं 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहा हूँ, 36,000 यूनिट्स है, 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाऊंगा तो पर इंस्टॉलमेंट मेरी जो है 6,000 यूनिट्स आएंगी। मतलब एक बार में 6,000 यूनिट्स मंगा रहा हूँ मैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने वेयर हाउस में हर टाइम 6,000 यूनिट ही मेंटेन करके चलूँगा। अब मैं हर बार 6,000 यूनिट में अगर परचेज कर रहा हूँ तो वो 6,000 कंज्यूम होती 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 जब मैं नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूँगा, नेक्स्ट ऑर्डर, तब तक वो हो सकता है 2,000 ही बचे, तब तक हो सकता है वो 1,000 ही बचे। अब मुझे पता नहीं ना कि नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करते वक्त मेरे पास कितनी यूनिट्स बच जाएंगी। अब मैंने तो 6,000 यूनिट्स एक बार में परचेज कर ली, एक ऑर्डर में मैंने 6,000 यूनिट्स परचेज की। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ऑर्डर मैं जब दूंगा तो इसे 6,000 कंज्यूम होती 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 कम हो जाएंगे ना, जरूरी थोड़ी 6,000 ही बचेंगी, क्योंकि कंजम्पशन हम करते रहेंगे। तो हो सकता है 2,000 भी बच जाए, हो सकता है 1,000 भी बच जाए, हो सकता है 3,000 भी बच जाए, अब मुझे नहीं पता कितनी बचेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास हर टाइम ऑन एन एवरेज 3,000 यूनिट्स रहेंगी स्टॉक में। क्योंकि आप टोटल 6,000 के ऊपर कैरिंग कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो 6,000 यूनिट्स हैं उसमें से यूनिट्स कंज्यूम भी तो होती रहेंगी ना। तो अब मान लो जो आपका जो कंज्यूम हो गई यूनिट्स, उनके ऊपर तो अब कैरिंग कॉस्ट लगेगी नहीं। जो बैलेंस वेयर हाउस में जो स्टोर में पड़ी होंगी उन्हीं के ऊपर तो कैरिंग कॉस्ट लगनी है। तो अब मुझे नहीं पता कितनी यूनिट्स मेरे स्टॉक में बचेंगी, क्योंकि कंज्यूम होती रहती हैं। तो मैं एवरेज लेके चलता हूँ हमेशा। तो हर क्वेश्चन में यही होगा, कैरिंग कॉस्ट होगा मेरा कि मैं एक बार में मंगाऊंगा कितने यूनिट्स। मैं एक बार में मंगाऊंगा 6,000 डिवाइड बाई 2। तो ऑन एन एवरेज 3,000 यूनिट्स मेरे वेयर हाउस में रहेगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इनटू एक यूनिट का परचेज प्राइस था 1, तो मेरी आ गई परचेज कॉस्ट। ये टोटल इनका परचेज का कॉस्ट कितना था, इनटू 20% मेरी कैरिंग कॉस्ट। 20% मतलब 0.20। तो 6,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.20 विच इज 600। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 36,750। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में मेरी कॉस्ट बनती है इतनी। और कैरिंग कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा एवरेज ही ली जाती है। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो एवरेज ही होगी, जितना आप एक बार में यूनिट्स परचेज करेंगे उसका एवरेज, मतलब उसका हाफ। नो, कैलकुलेशन ऑफ
cost as per EOQ। तो अब मैं निकालूंगा EOQ पॉलिसी फॉलो करता हूं तो क्या रहेगी मेरी कॉस्ट। पहले तो मुझे EOQ निकालना पड़ेगा, √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, मतलब 2 AOC, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी कितनी रहेगी 36,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 25, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना था, परचेज प्राइस 1 रुपीज़ पर यूनिट है, इसके ऊपर था 20%, 20% मतलब 0.20। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं अब। 36,000 इंटू 2 इंटू 25 विच इज़ 18 लाख डिवाइड बाय 0.20। तो 18 लाख डिवाइड बाय 0.20 एंड इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो आएगा 3000 यूनिट्स। तो एज पर EOQ मुझे 3000 यूनिट्स मंगानी चाहिए। तो अब मैं इसका कॉस्ट देखता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। Now particulars, details and amount. Now परचेज कॉस्ट तो मेरी सेम रहने वाली, मेरे को साल में चाहिए 36,000 यूनिट्स और 1 रुपया पर यूनिट्स के हिसाब से मैं परचेज करूँगा। नो ऑर्डरिंग कॉस्ट 36,000 यूनिट्स मेरे को पूरे साल की चाहिए, लेकिन इस बार मैं एक बार में मंगाऊंगा 3000 यूनिट्स। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स और इंटू एक ऑर्डर को मंगाने के लिए 25 रुपीज़। तो 36,000 डिवाइड बाई 3000, तो मेरे साल में हो गए 12 ऑर्डर्स और एक ऑर्डर को लिए 25 रुपये। तो मतलब ये आएगी 300। नाउ अब कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट मुझे ऑलरेडी पता है कितनी आएगी 300। कैसे, जब आप EOQ निकालेंगे तो EOQ में कॉस्ट कभी भी देखिएगा, EOQ के यूनिट्स के ऊपर जब आप कॉस्ट निकालेंगे, जैसे ये 3000 यूनिट्स के ऊपर मैं निकाल रहा हूँ, हमेशा हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट 99% केस में सेम आएगी। और 1% केस ऐसा रहेगा इसमें अलग आएगी, वो बाद में देखेंगे हम आगे, वो मैं कराऊंगा आपको, उसमें इलस्ट्रेशन है उसके लिए सेपरेट, वो मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा। तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, एक बार में मैं 3000 यूनिट्स मंगा रहा हूँ, बट ऑन एन एवरेज मैं इसका हाफ कर दूंगा कि इसकी हाफ यूनिट्स ही मेरे गोडाउन में रहेगी, क्योंकि मैं बाकी कंज्यूम करता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 3000 यूनिट्स ही पूरे जब तक मैं नेक्स्ट ऑर्डर नहीं करूँगा 3000 यूनिट्स ही पड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कंज्यूम भी तो करता रहूँगा ना धीरे धीरे। तो हो सकता है कि 3000 की 1000 बचे, 2000 बचे, तो मैं ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ कि डिवाइड बाई हाफ। और हर बार जितने भी आप EOQ के क्वेश्चन में जब भी आप कॉस्ट निकालेंगे तो कैरिंग कॉस्ट जितने आप यूनिट्स एक बार में मंगा रहे हैं उसका हाफ ही होगा। हर टाइम ये चीज़ करनी होगी आपको, हर टाइम आपको ये चीज़ हाफ करनी होगी हर टाइम। अब देखिए, तो 3000 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 150, 150 इंटू 0.20, 3000 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.20 विच इज़ 300। तो ये दोनों कॉस्ट EOQ मॉडल पे सेम ही आती है। नाउ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अब यहाँ 36,600। नाउ सी कैलकुलेशन ऑफ savings in cost if EOQ policy is followed।
particulars, details and amount. नाउ अभी हम पहले देखेंगे कॉस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या आई थी। एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या कॉस्ट आई थी मेरी। तो एज पर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है वो आई थी 36,750, 36,750. Let me give it to a name A and then cost as per EOQ policy. तो एज पर EOQ पॉलिसी मेरी कॉस्ट कितनी आई थी 36,600. नाउ सेविंग्स in cost if EOQ policy is adopted. सो अगर मैं EOQ पॉलिसी को फॉलो करता हूँ तो कितनी सेविंग होगी A माइनस बी। ये पहले मेरी कॉस्ट थी 36,750 एंड अब मेरी कॉस्ट है 36,600, तो टोटल सेविंग कितनी होगी 150 की। ये मेरी टोटल सेविंग निकल के आएगी अगर मैं EOQ पॉलिसी को फॉलो करता हूँ। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर एन आइटम इज 3,200 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट मतलब वन ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट मतलब ऑर्डर इज 150 है, तो डिटरमाइन करो EOQ निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे और टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स। ये तो हमने अभी जब किया है जो मतलब जैसे हमने ऊपर सोल्व किया था सेम वही है। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। 2 AOC अंडर रूट ऑफ 2, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 3,200 यूनिट्स की। ये एनुअल डिमांड हमेशा एनुअल होनी चाहिए, मंथली नहीं, एनुअल। अगर मंथली दिया तो आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट कॉस्ट इज 6, इन्वेंट्री करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 150, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150 डिवाइड बाय यूनिट कॉस्ट इज 6 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 25, तो 6 इंटू 25%, 6 इंटू 25% आएगा 1.5। और ये पर एनम होना चाहिए पर यूनिट, पर यूनिट तो हो गया क्योंकि यूनिट कॉस्ट दिया, तो मैंने इसके ऊपर अगर 25% निकाला तो यूनिट कॉस्ट तो ये निकल के आ गई। और ये पर एनम दिया 25% पर एनम है, तो ये मेरा पर एनम भी बन गया। तो ये क्या बना 1.50 पर यूनिट पर एनम डिवाइड बाई 1.50, तो 3,200 इंटू 2 इंटू 150 डिवाइड बाई 1.5 एंड देन इसका अंडर रूट आएगा 800 यूनिट्स। तो EOQ हमारे पास आ गया। सेकंड क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, पूरे साल की मेरी है 3,200 की रिक्वायरमेंट, एक बार में मंगाऊंगा 800, तो 3,200 डिवाइड बाई 800, तो 4 ऑर्डर्स। नाउ टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, तो इसमें आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसको मंथ में भी निकाल सकते हैं। तो अगर मंथ में निकालना हो तो साल में होते हैं 12 महीने और मेरे को देने हैं 4 ऑर्डर, तो 12 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 3 मंथ्स, मतलब हर 3 मंथ्स के गैप पे मैं एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। और आप इसको चाहें तो आप इसको डेज में भी निकाल सकते हैं, 365 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 91.25 डेज। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि डेज 360 हैं, या फिर मैं इसको अगर 360 डेज पे भी निकालूंगा तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा 90 डेज। अगर डेज में निकालना होगा तो क्वेश्चन कुछ डेज का रेफरेंस देगा कि 365 डेज या 360 डेज, ऐसा कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा तो आपको निकालना है इसको मंथ में।
तो 4, ये था आपका मंथ्स वाला, 4 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे 800 यूनिट्स। नाउ अब जो बाकी के इलस्ट्रेशन है वो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और हम क्विकली इलस्ट्रेशन कवर करेंगे क्योंकि अब इतना ज़्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बस आपको लेवल्स के फॉर्मूले याद करने, ईओक्यू याद करना है, और बस आपको एक इन्वेंट्री टर्नओवर वाला भी देख लीजिएगा जो भी बताया था, मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो चलिए बाकी के इलस्ट्रेशन हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहे तो बाकी के इलस्ट्रेशन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कुछ इलस्ट्रेशन होंगे डिसीजन मेकिंग के बेस पे, लेकिन वो सब बिल्कुल सिंपल होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।